मेरा नाम राजकुमार हो गया और मैं बीरावेटा से अस्का फोल्डिंग स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है, आप अभी जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं उसका नाम है अस्का फोल्डिंग सेफ्टी ट्रेनिंग। क्या? अस्का फोल्डिंग सेफ्टी ट्रेनिंग। आप सारे लोग का इंडक्शन हो गया है? सब लोगों ने इंडक्शन ले लिया? ओके, तो हम अभी ट्रेनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडक्शन में आपको सारा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया होगा। काम में क्या खतरा है, अलग अलग टाइप्स के खतरे होते हैं, अलग अलग तरह के काम होता है, साइट पे क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए, वो सब कुछ दिखाया गया ना इंडक्शन में। ये जो पार्ट है ओनली अस्का फोल्डिंग सेफ्टी। अस्का फोल्डिंग का क्या वैल्यू है, अस्का फोल्डिंग हम किस लिए बनाते हैं। अस्का फोल्डिंग बोले तो भाड़ा, ठीक है, तो भाड़ा बनाने का क्या प्रोसीजर्स है उसके बारे में हम अभी जानेंगे। पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको क्लियर? देखिए, आपको एक सामने में चित्र आया है स्क्रीन पे, इसको क्या बोलते हैं? भाड़ा बोलते हैं ना। हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्का फोल्डिंग बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भाड़ा बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि भाड़ा क्या है, अस्का फोल्डिंग क्या है, और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन साइट पे। कोई बता सकता है? भाड़ा बनाना पड़ता है। भाड़ा बनाने की आवश्यकता हमें कब पड़ती है? जब हमारा वर्क एट हाइट का काम होता है। वर्क एट हाइट बोले तो कितना मीटर से स्टार्ट होता है? अप्रॉक्स 2 मीटर से। स्टैंडर्ड क्या है? 1.8 मीटर। एक आदमी का एवरेज हाइट 1.8 मीटर से 2 मीटर्स के तक होता है, औसत हाइट। समझ में आ रहा है? जब हमारे हाइट से ऊपर का काम होगा तो उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी। वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अगर वो टेम्पररी प्लेटफॉर्म है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? अस्का फोल्डिंग लगाते हैं। अस्का फोल्डिंग टेम्पररी वर्किंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसको हम बनाते हैं और काम करने के बाद फिर उसको खोल देते हैं ना। तो जो भी कुछ भी काम हो सकता है, वो पेंटिंग का काम हो सकता है, ब्लास्टिंग का काम हो सकता है, वेल्डिंग का काम हो सकता है, सरिया सेटिंग का काम हो सकता है। बहुत सारा काम हम अस्का फोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे करते हैं। इसकी आवश्यकता हमें जब 2 मीटर से ऊपर का काम होता है तो हमें भाड़े बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? किसी भी काम को, हम कोई भी काम करने के लिए जा रहे हैं, आज अस्का फोल्डिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, या कोई भी एनी काम जैसे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, फिटिंग, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए ना। मुझे वेल्डिंग करने आएगा तभी तो मैं वेल्डिंग करेगा, मुझे भाड़ा बनाने आएगा तभी तो भाड़ा बनाएगा। सही है? तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वो नॉलेज कहाँ से आएगा? वो नॉलेज कैसे आएगा मेरे पास? है? दिमाग से? दिमाग तो होना ही चाहिए। दिमाग रहेगा तभी इधर आदमी कमा खा सकता है। दिमाग नहीं रहेगा तो इतना दूर से कोई आया है? ठीक है, नॉलेज कहाँ से आएगा? नॉलेज जब हम उस काम को करेंगे, हमें भाड़ा बनाने के लिए बोला गया है, मैं नया आदमी हूँ, जब साथ में जो भाड़ा बनाने वाला एक्सपर्ट आदमी है जो बहुत दिनों से काम कर रहा है उसके साथ काम करेगा तो मैं भी भाड़ा बनाने के लिए सीखेगा ना। तो नॉलेज के साथ साथ आपके पास उस काम का प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस 2-4 साल का होना चाहिए। अगर आप नया है तो आप सीख सकते हैं, जो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके साथ रह के। उसके बाद कहाँ से आएगा? ट्रेनिंग से आएगा। कुछ चीजें हमें ट्रेनिंग में पता चलेगा कि इसका क्या प्रोसीजर्स होता है, क्या क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या क्या टेक्निकल चीज है अस्का फोल्डिंग में, अस्का फोल्डिंग सेफ्टी के लिए, वो आपको ट्रेनिंग से आएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए उसके साथ साथ नॉलेज के साथ साथ हमारे पास एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग होना चाहिए, तभी हम उस काम को सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है अस्का फोल्डिंग का स्ट्रक्चर्स है आपके सामने। हम सभी जगह पे अस्का फोल्डिंग नहीं लगा सकते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है। परमानेंट बोले तो अस्थायी स्ट्रक्चर। ऊंचाई पे काम करने के लिए हमें टेम्पोररी स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया। क्या लिखा है? एवरीवेयर परमानेंट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। हम हर जगह ऊंचाई पे काम करने के लिए हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो हमें अस्का फोल्डिंग का स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बनाते हैं और काम करने के बाद उसको डिसमेंटल कर देते हैं। समझ में आ गया? एक सुरक्षित अस्का फोल्डिंग, एक अच्छा वाला अस्का फोल्डिंग प्लेटफॉर्म की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? अस्का फोल्डिंग इज बिग पार्ट ऑफ सेफ्टी। अस्का फोल्डिंग सेफ्टी का बहुत बड़ा पार्ट है या नहीं है? मोस्टली एक्सीडेंट फैटल्स हमें हाइट से होता है, या तो मटेरियल्स आदमी के ऊपर गिरा या आदमी मटेरियल के ऊपर गिरता है। ऐसा ही होता है ना। जब हम हाइट में काम कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास सेफ प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा? देखिए यहाँ पे लिखा है, if falling from a height is most common cause accidental death and serious injury in the construction industry। मोस्टली एक्सीडेंट हाइट पे गिरने के कारण होता है। हाइट से गिरने के कारण वो मटेरियल गिरा या तो फिर आदमी गिरा। समझ में आ गया? हम अस्का फोल्डिंग इसलिए लगाते हैं
कि हम उस पर सुरक्षित होके अपने काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। आपने स्कैफोल्डिंग बना दिया, ठीक है, कोई आपको 4-5 आदमी को बोला, एक गैंग में कितना स्कैफोल्डिंग का आदमी होगा? 5 से 6 आदमी होगा ना। आप बना दिया, वो कैसे है पता चलेगा कि सुरक्षित है या फिर गलत है? आप इमेजिनेशन करो, कल्पना करो, आपने स्कैफोल्डिंग लगा दिया, भाड़ा बना दिया, भाड़ा बनाने के बाद उसमें हैंडल गार्डर लगाते हैं ना, हैंडल गार्डर लगाते हैं, डबल हैंडल लगाते हैं। डबल हैंडल बोले तो टॉप रेल एंड मिड रेल। अगर टॉप रेल लगा है, मिड रेल नहीं लगा है, आप स्कैफोल्डिंग बना के दे दिया, टॉप रेल लगा है, मिड रेल नहीं लगा है, समझ में आ रहा है? एक आदमी जाके उस पे बिल्डिंग करने के लिए गया है, पेंटिंग करने के लिए गया है, ये प्लेटफॉर्म है, इस पे बैठ के पेंटिंग करेगा, इसमें टॉप रेल लगा है, मिड रेल नहीं लगा है, वो उस तरफ बाल की तरफ मुंह करके वो काम कर रहा है। यहाँ पे बैठा है, ये आदमी यहाँ पे बैठा है इस प्लेटफॉर्म पे, नीचे 20 मीटर हाइट है। अगर हैंडल सिर्फ प्लेटफॉर्म पे हैंडल नहीं दिया गया है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। एक वेल्डर है, सपोज दैट मैं वेल्डर हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए गया, हैंडल नहीं लगा हुआ है, क्या हम सुरक्षित हैं? क्यों? अरे बाबा, मेरे पास हाथ पैर दिमाग तो है, मुझे तो पता है ना इसमें हैंडल नहीं लगा है, मुझे पता है कि हम अगर पीछे होगा तो कुछ नहीं है, वो सीधा में नीचे जाएगा ना। तो इतना तो हमको दिमाग है ही कि बिना हैंडल के भी मैं काम कर सकता है ना, बिल्डिंग कर सकता है। देखो घर में हम लोग घर बनाते हैं, छत डालते हैं ना, रूफ ढलाई करते हैं छत का, फिर सीढ़ी देते हैं, ऊपर जाके कपड़ा डालते हैं आदमी, कपड़ा डालता है ना सुखाने के लिए, छत पर ऊपर जाते हैं, कपड़ा डालते हैं। घर में बच्चा लोग भी होता है, बुढ़ा बुढ़ी लोग भी होता है, हमारे दादा दादी पापा मम्मी बहुत सारे लोग होता है, जिसमें कुछ ओल्ड एज वाले भी होते हैं। कुछ बच्चा होगा आपका जो 5 साल 6 साल 10 साल का होगा, छत पर खेलने के लिए भी जाता है। अगर छत के अगर आपने रेलिंग नहीं डाला छत के चारों तरफ, आप नीचे में, आपका बच्चा छत के ऊपर खेलने के लिए गया, आपके मन में डर होता है कि बच्चा ऊपर में गया है और छत का घेराव नहीं किया, हमने हैंडल उसको नहीं डाला है, रेलिंग नहीं डाला है, मन में डर होता है कि नहीं होता है? बच्चा गया है कहीं गिर न जाए, डर होता है ना। बुढ़ा बुढ़ी मतलब दादा दादी है, बुढ़ा बुढ़ी है, कहीं की कुछ मिस्टेक हो गया तो गिर सकता है। लेकिन जब वही हैंडल डाल देते हैं, हम नीचे हैं, रूम में हैं, काम कर रहे हैं, हम छत के नीचे हैं, बच्चा ऊपर गया, आप अस्वस्थ है, मन में कोई डर नहीं है, बच्चा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल लगा हुआ है। समझ, कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो हमारे अंदर क्या होता है? कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, कॉन्फिडेंट आता है, आत्मविश्वास आता है। एक अनसेफ स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पर आदमी काम करने के लिए जाएगा जिसमें हैंडल नहीं लगा है, ब्रेसिंग नहीं लगा है, जाने का सही रास्ता नहीं है, समझ में आ रहा है? और एक जो बिल्कुल अच्छा वाला स्कैफोल्डिंग बना हुआ है, ग्रीन टैग लगा हुआ है, हैंडल है, उसका ब्रेसिंग है, उसका सपोर्ट, एडिशनल सपोर्ट एकदम टाइट है, कुछ हो नहीं सकता है। सपोज दैट मैं ऊपर में गया काम करने के लिए, हमारे पास एक अलग तरह का कॉन्फिडेंट लेवल होगा कि नहीं होगा? हम जिस जगह पे काम करने के लिए आए, मेरे को कोई डर नहीं होगा कि पीछे हैंडल है कि नहीं है, टॉ गार्ड है कि हमको पता है कि सारा कुछ लगा हुआ है। तो जो दूसरा आदमी काम करने के लिए जाएगा, जिसके लिए आपने स्कैफोल्डिंग बनाया है, वो दूसरा आदमी काम करने के लिए जाएगा ना। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि हर आदमी हर काम कर लेता है, लेकिन दूसरे प्लांट में आप जाएगा तो स्कैफोल्डर है तो सिर्फ स्कैफोल्डिंग का काम करेगा, बिल्डर का काम करेगा, सरिया सेटिंग वाला सरिया सेटिंग का काम करेगा। तो वो कहीं ना कहीं वो आपका भाई या दोस्ती है या साथ में काम करने वाला आपका साथी है, कोवर्कर है ना। तो वो जाएगा काम करने के लिए, तो उसको एकदम फील होना चाहिए कि हम सुरक्षित जगह पे हैं, और जिस काम करने के लिए वो गया है वो आत्मविश्वास के साथ काम करेगा, उसके अंदर डर नहीं होगा। और जब आत्मविश्वास उसके अंदर होगा तो वो काम जल्दी भी होगा और उसमें सीखेगा भी, वो सीखेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो स्कैफोल्डिंग का अभी हम आपको क्या बता रहे थे, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए स्कैफोल्डिंग जरूरी है, और क्यों एक अच्छा वाला स्कैफोल्डिंग क्यों जरूरी है, एक सुरक्षित स्कैफोल्ड क्यों जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, स्कैफोल्डिंग इज बिग पार्ट ऑफ सेफ्टी, मतलब ये सुरक्षा का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर कोई भी एज ए स्कैफोल्डर काम करता है, आप में से जितने लोग एज ए स्कैफोल्डर काम करता है, तो आपसे बड़ा सेफ्टी वाला कोई नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म, एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है दूसरा आदमी को सुरक्षा के लिए। अगर आपने उसको गलत बनाया है तो उसको खतरा हो सकता है। अभी देखिए यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, आदमी ऊपर से गिर रहा है, क्यों गिर रहा है ना, क्यों गिर रहा है? हैंडलिंग नहीं है। अच्छा, इसमें से कितना लोग है जो स्कैफोल्डिंग पहले बनाया है और यहाँ भी बना रहा है, वो स्कैफोल्डिंग का प्रैक्टिस है, नॉलेज है, हाथ उठाएगा। जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, जो काम नहीं किया है, सब जबरदस्ती नहीं है। जो आदमी स्कैफोल्डिंग का काम किया है या फिर किसी, चलो ठीक है, इसमें से कुछ लोग ने बनाया है, कुछ लोगों ने काम नहीं किया है, कोई बात नहीं। हमें
अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह का स्कैफोल्डिंग की आवश्यकता होती है, भारी की आवश्यकता होती है ना। हर जगह पे एक जैसा स्कैफोल्डिंग हम नहीं बना सकते हैं। स्कैफोल्डिंग का बहुत सारा प्रकार होता है, वेराइटीज होता है। तो कैटेगरीज वाइज कंस्ट्रक्शन साइट पर दो ही टाइप्स का स्कैफोल्डिंग यूज होता है मोस्टली। हम कंस्ट्रक्शन साइट में काम कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कपलॉक स्कैफोल्डिंग, जिसमें हैमर से हथौड़ी से कप को टाइट करते हैं, जो सिविल में यूज करते हैं। कितना लोग देखा है वो कप से टाइट करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कपलॉक एंड सिस्टम। वो मोस्टली सिविल काम में, ज्यादा सिविल के काम में वो स्कैफोल्डिंग लगाया जाता है, जो कपलॉक वाला होता है। ट्यूबुलर वाला हम हर जगह यूज कर सकते हैं। ट्यूबुलर वाला किसको बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ट्यूबुलर एंड कपलॉक, ट्यूबुलर स्कैफोल्डिंग और कपलॉक स्कैफोल्डिंग, कोई बताएगा। ट्यूबुलर में क्लैंप लगेगा ना, क्लैंप बोले तो कपलर, चालू क्लैंप, फिक्स क्लैंप। ट्यूबुलर बोले तो प्लेन पाइप, एमएस पाइप। और कपलॉक बोले तो जिसमें कप चूड़ी जैसा हम लोग उसको लॉक करते हैं। तो ये दो ही टाइप का स्कैफोल्डिंग यूज होता है ना। अभी कूलिंग टावर में कौन सा है, जो यहाँ पे आप लोग एनडी सिटी में काम कर रहा है, वो कौन सा है, ट्यूब क्लैंप है ना, ट्यूब एंड क्लैंप स्कैफोल्डिंग, उसको हम ट्यूबुलर भी बोलते हैं। और जो कप से टाइट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कपलॉक एंड सिस्टम। तो ट्यूब एंड कपलॉक एंड सिस्टम में क्या है, वो मटेरियल्स उसमें फिक्स होता है ना, उसको कटिंग नहीं कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमको जाना है, मटेरियल्स के हिसाब से जाना है। लेकिन ट्यूब एंड क्लैंप में अपने हिसाब से हम जा सकते हैं, उसको दाएं बाएं आगे पीछे कितना भी छोटा बड़ा पाइप उसका कर सकते हैं। हाँ क्या बोल रहा है, हाँ हाँ। और कपलॉक में क्या है, इसमें 1 मीटर का लेजर पाइप, 2 मीटर का, 1.5 मीटर का, सब फिक्स है, उसको कटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत तरह का स्कैफोल्डिंग की जरूरत पड़ता है। स्टैटिक टावर स्कैफोल्डिंग, 4 वर्टिकल का स्कैफोल्डिंग जो खड़ा करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक टावर, मतलब टावर स्कैफोल्डिंग। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग किसको बोलते हैं, अभी देखिए चित्र में दिखाया गया है, चित्र में एक स्कैफोल्डिंग लगा है, इसको कौन सा स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, इसको हम इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा स्कैफोल्ड जो इंडिपेंडेंट, जैसे उसको आप देखेगा वाल में ईंट की जुड़ाई करना है, मेसन का काम, प्लास्टर करना है, या फिर टैंक है, टैंक के चारों तरफ लगा है, सिविल का कॉलम है, सिविल का कॉलम होता है ना, तो उसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, वो किसी पे आश्रित है ना। देखिए ये जो बाल में कुछ पेंटिंग का काम चल रहा है, कुछ टेक्निकल काम कल चल रहा है, यहाँ पे आदमी काम कर रहा है, ये वाल के पीछे में स्कैफोल्डिंग लगा है, इसको इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड बोलेंगे। तो कौन कौन सा हो गया, स्टैटिक, जो 4 वर्टिकल का हम बाड़ा बनाते हैं उसको स्टैटिक टावर बोलेंगे। दूसरा इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, वो मोस्टली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वॉल में यूज होता है, टैंक में यूज होता है, सिविल्स का कॉलम में यूज होता है। फिर एक होता है वर्डकेज स्कैफोल्डिंग। वर्डकेज स्कैफोल्डिंग किसको बोलते हैं, वर्डकेज बोले तो पिंजरा, केज मतलब पिंजरा होता है ना, पिंजरा नुमा वर्डकेज, जो पिंजरे का आकार का हो। अभी यहाँ पे आप देखेगा टीजी एरिया में सिंप्लेक्स का कपलॉक वाला स्कैफोल्डिंग लगा है, उधर से कोई क्रॉस किया होगा तो कितना आदमी देखा है। या फिर जब स्लैब का कंक्रीट होता है, ढलाई होता है रूफ का, तो उसके नीचे वर्डकेज स्कैफोल्डिंग लगाते हैं। मतलब बहुत सारा वर्टिकल्स और विड्थ में, लेंथ में, छत में ढलाई होता है। अभी कूलिंग टावर में जो आप लोग स्कैफोल्डिंग देख रहा है उसमें बहुत सारा वर्टिकल्स है चारों तरफ से, तो पिंजरा जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, पिंजरा जैसा दिखता है ना, तो उसको पिंजरा नुमा स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, वर्डकेज स्कैफोल्ड। मोबाइल स्कैफोल्ड, हाँ देखिए इसमें दिखाया गया है। अभी मैंने बताया ना सिस्टम स्कैफोल्डिंग और ट्यूब एंड क्लैंप स्कैफोल्डिंग, इसमें कौन सिस्टम स्कैफोल्ड है, सिस्टम और कपलॉक इधर वाला है ना, और उधर ट्यूबुलर वाला है। देखिए ये जो स्कैफोल्डिंग है स्लैब को कंक्रीट के लिए, ढलाई के लिए बना रहा है, जो कपलॉक वाला है, ये पिंजरा जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्डकेज स्कैफोल्ड। देखिए इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, देखिए फर्स्ट वाला चित्र देखिए, इसमें वाल के पीछे में स्कैफोल्डिंग लगा हुआ है, ओनली 2 स्टैंडर्ड वाइड ऑफ द स्कैफोल्ड एंड 3 एंड मोर स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द स्कैफोल्ड। देखिए एक तरफ से सिर्फ 2 वर्टिकल दिख रहा है और बाकी लेंथ चला गया है लंबा, 1 2 3 4 5 वर्टिकल है ना, इसका लंबाई ज्यादा है ना, विड्थ कम है, इसको इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड बोलेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये स्कैफोल्डिंग का कुछ प्रकार था। हैंगिंग स्कैफोल्ड भी होता है। हैंगिंग बोले किसको बोलते हैं, हैंगिंग का मतलब समझ रहा है, हैंगिंग स्कैफोल्ड कोई देखा है, झूला स्कैफोल्डिंग, जिसका नीचे से कोई सपोर्ट्स नहीं है, वर्टिकल का इस्तेमाल उसमें नहीं किया गया है, वो ऊपर में ही फिक्स किया गया है स्कैफोल्डिंग को, नीचे से जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, तो झूला जैसा हो गया ना। मैकेनिकल के काम में वो मोस्टली यूज होता है,
मैकेनिकल में ही यूज होता है। ये पाइप जो आदमी रिफाइनरी में काम किया है वो सिविल्स में भी जो पाइप रेक होता है, पाइप रेक में जो पाइपलाइन जाता है उसमें भी होता है हैंगिंग स्कैफोल्डिंग। उसको टाई बॉक्स लगा के कॉलम में लटकाते हैं हैंगर। कितना आदमी देखा है? देखे हैं कहाँ? हाँ, कूलिंग टावर में देखे हैं। कूलिंग टावर में हैंगिंग नहीं, कूलिंग टावर में भी है ना हैंगिंग वाला। तो हैंगिंग स्कैफोल्डिंग इधर में बायलर का काम चल रहा है ना, बायलर में है, बायलर में आपको दिखेगा। उसमें ट्यूब एंड क्लैंप वाला मटेरियल यूज होता है जिसको नीचे से कोई सपोर्ट नहीं होता, बीम क्लैंप से स्ट्रक्चर में फिक्स करके उसको प्लेटफॉर्म बनाते हैं। कुछ लोगों ने मैकेनिकल का, जो मैकेनिकल में कभी काम किया होगा, रिफाइनरी वगैरह पावर प्लांट में देखा होगा। ठीक है, एक मोबाइल स्कैफोल्ड भी होता है। मोबाइल स्कैफोल्ड किसको बोलते हैं? हाँ? मोबाइल स्कैफोल्ड जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, जिसमें चक्का लगा होता है, कास्टर व्हील। वो 6 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई का नहीं बनते हैं। जब कोई प्लांट फिनिशिंग आवर्स में क्या बोलते हैं उसको, कमीशनिंग स्टेज में, जब प्लांट पूरा रेडी हो जाता है, लास्ट स्टेज में कमीशनिंग होता है, पूरा चकाचक हो जाता है, रोड वोड वो पूरा कंक्रीट लेवल हर जगह, तो लास्ट स्टेज में हमें पेंटिंग कुछ फिटिंग करने की जरूरत होती है, बोल्ट नट्स या लाइट्स वगैरह लगाने की। सपोज दैट ये सरफेस लेवल है, इसमें लाइट्स वगैरह का फिटिंग वगैरह करना है, तो हम इसमें मोबाइल स्कैफोल्डिंग डाल सकते हैं ताकि उस कॉर्नर पे भी लाइट लग सकता है। उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म नहीं बनाएगा ना। अगर उसमें कास्टर व्हील रहेगा तो एक जगह तो दूसरे जगह हम लेके जा सकते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मोबाइल स्कैफोल्डिंग। तो हैंगिंग स्कैफोल्ड, मोबाइल स्कैफोल्ड, टावर स्कैफोल्ड, बडकेज स्कैफोल्ड, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड, इतना सारा स्कैफोल्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया। समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? ओके, बहुत अच्छी बात। हाँ, स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रिसोर्सेज होना चाहिए? एक तो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और नॉलेज होना चाहिए, साथ में ट्रेनिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग से भी नॉलेज आता है। उसके बाद और क्या हमारे पास रिसोर्सेज होना चाहिए स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए? औजार होना चाहिए। और क्या चाहिए होना चाहिए? वो तो औजार में आ गया। मटेरियल्स होना चाहिए। औजार और मटेरियल्स दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। मैंने आपको बताया था उधर जो आदमी ट्रेनिंग अटेंड किया होगा साइट में। कौन कौन ट्रेनिंग साइट में अटेंड किया मेरा? कौन कौन अटेंड किया? हाथ उठाएगा। साइट में मैं ट्रेनिंग दिया था ना कि ठीक है। तो हमारे पास औजार होना चाहिए सबसे पहले। अगर औजार नहीं होगा, हमारे पास मटेरियल्स होगा, तो हम बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे ना। तो क्या औजार होना चाहिए बताएगा जिसको पता है? एक आदमी बताएगा कोई? हाँ, और कोई? हमारे पास 5 टूल्स होना चाहिए, 5 औजार। एक अच्छा वाला स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए एक अच्छा स्कैफोल्डर्स के पास ये 5 सामान बहुत जरूरी है। क्या क्या? स्पैनर्स, जिसको हम पाना बोलते हैं। स्पिरिट लेवल, स्पैनर्स क्यों चाहिए? क्लैंप को टाइट करने के लिए चाहिए ना। उसके बाद स्पिरिट लेवल क्यों चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा हाइट का स्कैफोल्डिंग बनाना है, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर का, तो हमारे पास स्पिरिट लेवल होना चाहिए। इससे पता चलेगा कि ये सही शेप में जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या चाहिए? मेजरमेंट टेप चाहिए। मेजरमेंट टेप की हमें आवश्यकता पड़ती है। कितना बाई कितना का स्कैफोल्डिंग बनाना है, बिटवीन द 2 स्टैंडर्ड, बिटवीन द 2 वर्टिकल कितना दूरी है, 2 मीटर्स रखना है। हैवी ड्यूटी स्कैफोल्ड है, लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड है, कौन सा काम के लिए स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं। हैंडल लगाना है, 1000 पे लगाना है, 1000 mm पे लगाना है, 500 mm पे लगाना है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको तो पता होगा, लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा उसको नहीं पता होगा, अंदाजा नहीं होगा। फिर भी हमारे पास मेजरमेंट टेप, हमारे पास कितना भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लेकिन हमारे पास वो टेप होना चाहिए ना। 3 और क्या चाहिए? हैमर्स, हमें हथौड़े की भी आवश्यकता पड़ती है। कपलॉक में तो मैंडेटरी है लेकिन ट्यूबलर में भी कहीं ठोकने ठाकने के लिए जरूरत पड़ेगा। और क्या चाहिए? मिनी पोर्टेबल ग्राइंडर, पाइप को कटिंग करने के लिए। ट्यूबलर वाला स्कैफोल्डिंग में हमें 2 मीटर्स का ही पाइप चाहिए, 3 मीटर्स का ही पाइप चाहिए। तो स्कैफोल्डिंग क्रू के पास ग्राइंडर भी होना चाहिए पाइप कटिंग करने के लिए। 5 चीज हो गया ना। ओके, अब मटेरियल्स पे आते हैं। हमें क्या क्या मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी स्कैफोल्डिंग मटेरियल्स की? देखिए आपके सामने में चित्र में दिखाया गया है। एक तरफ रखा है कपलॉक वाला पाइप, एक तरफ ट्यूबलर वाला पाइप। मेरे को नहीं देखने का, चित्र में देखने का। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है? इसमें 2 पाइप रखा है, एक कपलॉक पाइप रखा है, एक ट्यूबलर पाइप रखा है। इसका 4.37 kg पर केजी मीटर इसका होता है, पर मीटर केजी होता है वेट। टोटल स्कैफोल्डिंग का जो पाइप है उसका जो वेट होता है 23 से 26 केजी। पाइप के स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है, थिकनेस पर डिपेंड करता है। एक 3.2 mm का थिकनेस में आता है, एक 4 mm थिकनेस में आता है। समझ में आ गया? एक कपलॉक वाला आपका हो गया, वो तो फिक्स रहता है।
अभी देखिए वहां पे एक स्कैफोल्डिंग क्रू है, सुपरवाइजर उसके साथ खड़ा है, उसको बता रहा है कैसे स्कैफोल्डिंग बनाना है। पाइप से भी पहले हमको क्या चाहिए, हाँ देखिए यहाँ पे एक प्लेट आपको दिखाया गया है, सोल प्लेट जिसको बोलते हैं, सोल प्लेट है ना। सोल प्लेट हमें कब आवश्यकता पड़ती है, जब कच्चा जमीन है, मिट्टी का जमीन है, तो हमें सोल प्लेट की आवश्यकता पड़ेगी। सोल प्लेट हमारे लिए अनिवार्य है। फिर हम बेस प्लेट यूज करेंगे। देखिए इसमें बेस प्लेट दिखाया गया है, ये बेस प्लेट है ना। इसमें दो तरह का बेस प्लेट है, एक एडजस्टेबल बेस प्लेट है, एक बेस प्लेट है नॉर्मल। एडजस्टेबल बेस प्लेट बोले तो उसको कपलॉक वाला में लगाते हैं, जो नीचे वाला आपको दिख रहा है। उसको अगर सरफेस लेवल नहीं है तो उसको अप डाउन भी कर सकते हैं, जो उसमें रिंग दिया हुआ है ना एडजस्ट करने के लिए, वो जो रिंग दिखाई दे रहा है उसके अंदर। तो सोल प्लेट जब कच्चा जमीन होगा, फिर उसके बाद हम बेस प्लेट डालेंगे सोल प्लेट के ऊपर, उसके बाद उसमें वर्टिकल डालेंगे। अगर जमीन पक्का का होगा, कंक्रीट लेवल होगा, तो सोल प्लेट नहीं भी रहेगा तो चलेगा। ये सिर्फ जो बेस प्लेट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में ही वर्टिकल डाल के स्कैफोल्डिंग का काम स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया। देखिए इसमें थिकनेस लिखा हुआ है 150 इंटू 150 इंटू 6 mm। बेस प्लेट का साइज सोल प्लेट का कितना होता है, इसमें 225 mm ऐसे कुछ दिखाया गया है, लेकिन इसका भी होता है 300 इंटू 300 इंटू 6 mm। देखिए यहाँ पे एक स्कैफोल्डिंग क्रू पूरा जोर शोर से लगा हुआ है स्कैफोल्डिंग बनाने में। लगा है कि नहीं लगा है, एकदम जीरो लेवल से वो स्टार्ट किया है। देखिए कैसे बना रहा है। सुपरवाइजर भी वहाँ पे है, सुपरवाइजर सारे स्कैफोल्डर को गाइड कर रहा है, बता रहा है, जो व्हाइट हेलमेट में है ना। हमको जानना जरूरी है कि लेजर, हॉरिजॉन्टल और रनर किसको बोलते हैं। 4 वर्टिकल खड़ा कर देगा चारों कोने पे, उसके बाद फिर क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल रॉक करेंगे ना चारों तरफ से। एक इधर से पाइप मारेंगे, एक इधर से मारेंगे, एक इधर से मारेंगे, एक इधर से मारेंगे, चारों तरफ से उसको लॉक करेंगे। हाँ पाइप से 2 बाई 2 का भारा है, तो उसको 2 मीटर का पाइप से चारों तरफ, 2-2 मीटर का पाइप चारों तरफ से उसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद चारों तरफ से लॉक हो गया, अब उसको छोड़ सकता है ना पाइप को। अगर पहला लॉक कर दिया तो उसको छोड़ सकता है, वो गिरेगा नहीं, उसको छोड़ सकता है, वो टेम्पर हो जाएगा लेकिन गिरेगा नहीं। जब आप उसको सेकेंड टाइम लॉक करेगा तो वो सीधा हो जाएगा, फिर वो टेम्पर भी नहीं रहेगा। तो फर्स्ट लॉक कहाँ पे करेंगे, कितना मीटर्स पे, नियर टू द ग्राउंड, जमीन के नजदीक, चित्र में दिखाया जा रहा है, दिखाया गया है ना। वो कितना उसका होगा, जमीन से ऊपर 150 mm। 150 mm पे हो, देखिए वहां पे लॉक कर रहा है। एज पर सिचुएशन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, ऊपर जा सकता है, लेकिन 150 से हमें ऊपर ही रखना है जमीन से ऊपर। हम एज पर सिचुएशन अलग अलग स्कैफोल्डिंग में कहीं एक्सेस आ जाता है बीच में, तो उसको ऊपर अगर लॉक कर दिए तो नीचे हम उसको हटा भी सकते हैं। फिर जब 4 वर्टिकल खड़ा करेगा तो एक पाइप इधर से डालेगा, एक पाइप उधर से डालेगा सबसे पहले, फिर इधर से डालेगा, इधर से डालेगा। तो चारों पाइप हॉरिजॉन्टल डाला, वो लॉक हो गया फर्स्ट लिफ्ट। तो उसमें रनर किसको बोलेंगे और बैरियर किसको बोलेंगे। जैसे कि एक पाइप इधर से डाला हॉरिजॉन्टल, अब फिर एक इधर से डालेगा ना, एक ऐसे डाला, एक ऐसे डाला, तो इसके ऊपर रेस्ट करेगा, तो ए वाला भी पाइप का नाम चेंज हो गया, ए वाला भी पाइप का नाम चेंज हो गया। दोनों हॉरिजॉन्टल ही हैं, लेकिन दोनों पाइप का नाम स्कैफोल्डिंग में चेंज है। नीचे वाला पाइप को क्या बोलेंगे, इस ऊपर से डाला उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल चीज ऐसे हो गया यार, कोई भी हॉरिजॉन्टल चीज जो पैरेलल ऐसे रखते हैं ना, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जो नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे, बैरियर। रनर उसके ऊपर में डालेंगे। बैरियर मतलब जो चीज को पकड़ के रखता है, बीरर, उसको हम ट्रांजम और लेजर भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया। किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, अभी समझ में नहीं आया तो। 2 ही आदमी को समझ में आया, बाकी लोग। हाँ देखिए, जब वहां पे फर्स्ट लिफ्ट, देखिए नीचे में यहाँ पे सोल प्लेट डाला गया है। सोल प्लेट भी इंडिया में, ये जो चित्र में दिखाया गया है नीचे में सोल प्लेट, आप जब विदेश में काम करने के लिए जाएगा, दुबई, अबू धाबी, सऊदी अरब, कोई काम करने गया इसमें से बाहर, आप गया, वो हाथ उठाया आदमी, कहाँ काम किया भाई, हाँ कहाँ बोल रहा है, सऊदी में काम किया। क्या चीज में क्या करता था वहाँ, मेडिकल स्टोर में काम करता था। अभी इधर क्या करने के लिए आया, हाँ कूलिंग टावर में क्या कर रहा है मेडिकल वाला आदमी। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए कि वहाँ पे सोल प्लेट नहीं होता है। सोल प्लेट जो प्लैंक्स होता है ना, जाली स्कैफोल्डिंग का, और वुडन बोर्ड्स होता है, वुडन बोर्ड्स होता है, वही यूज करते हैं। वो प्लैंक्स में भी यूज करते हैं, और सोल प्लेट के जगह में उसी को डालते हैं नीचे में मिट्टी पे, वही दिखाया गया है। देखिए किकर लिफ्ट, फर्स्ट लिफ्ट जो है वो किकर लिफ्ट है, सेकंड लिफ्ट हाइट, जो हमेशा 1.8 से 2 मीटर पर लॉक करते हैं। लॉक किया हुआ है ना,
देखिए वहां पे इस तरह का प्लैंक्स होता है, वुडन बोर्ड्स चित्र में दिखाया गया है। इंडिया में क्या होता है, जब जो स्कैफोल्डिंग जाली जिसको बोलते हैं, प्लैंक्स बोलते हैं, वो क्या होता है, मेटल्स का होता है, मेटल बोर्ड्स। यहाँ पे वो भी नहीं है, ग्रेटिंग्स वाला है। यहाँ पे तो जो ग्रेटिंग्स जाली है ना, जो आप लोग कूलिंग टावर में यूज कर रहा है, क्या है, ये एज पर स्टैंडर्ड अलाउड नहीं है स्कैफोल्डिंग में, लेकिन इंडिया में चल जाता है, इंडिया बोल के, वो भी दूसरे प्लांट में नहीं, यहाँ पे चल जा रहा है। मेटल बोर्ड्स होता है जो 2 मीटर से 2100 mm तक होता है, 2000 mm से 2100 mm तक होता है। और वहां पे क्या होता है, बाहर में 3900 mm का होता है, मतलब अप्रॉक्स 4 मीटर का बोर्ड होता है। देखो इसमें दिखाया गया है 4 मीटर का है ना, उसके नीचे में कितना ट्रांसजेम डाला है, 1 2 3 4 1200 1200 1200 पे 12 3 3600, 150 mm को हैंग किया है, 3900 हो गया ना। वहां पे लिखा है, जो पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत होगा समझ रहा होगा। देखो जिसपे प्लैंक्स को डाला है पाइप के ऊपर में, जिस पे रेस्ट किया है प्लैंक्स को, है ना, 1200 पर डिस्टेंस है ना, 1200 1200 1200 है, और 150 दोनों साइड में हैंग किया है, तो 12 3 3600 और 150 300 कितना हो गया, 3900 हो गया ना। तो 3.9 मीटर्स का आता है बाहर में, वो भी लकड़ी का होता है। गर्मी के भी टाइम में आप जाकर अच्छे से काम कर सकता है। गर्मी में अगर मेटल बोर्ड्स पे जाएगा तो सॉरी, जूता तो होता ही है, लेकिन हिट करेगा ना, हिट तो करेगा। एक वुडन बोर्ड्स होगा, एक मेटल बोर्ड्स होगा, दोनों में अंतर है ना। देखिए यू हेड जैक, जब सरिया सेटिंग का काम या फिर स्लैब का काम करते हैं तो उसमें यू हेड जैक यूज करते हैं ना। कास्टर व्हील्स, मैंने मोबाइल स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया था, ऐसा ही होता है ना कास्टर व्हील मोबाइल स्कैफोल्डिंग में। इसमें लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है, लॉक हो जाएगा। जब काम करना है तो उसको लॉक करना पड़ेगा, जब मूवमेंट करना है तो उसको खोलना है, खोल के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। जिन व्हील के बारे में कितना लोग जानता है, जिन व्हील की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मटेरियल उठाने के लिए, उन ऊपर से नीचे लाने के लिए जिन व्हील की आवश्यकता पड़ती है। हम मटेरियल्स को ऊपर से फेंक नहीं सकते हैं, या फिर नीचे से फेंक के देंगे क्या, वो तो होगा ही नहीं। ऊपर से फेंक सकते हैं लेकिन वो गलत है, किसी को भी चोट लग सकता है, खतरा हो सकता है, वो बिल्कुल गलत है, वैसा करना ही नहीं है। मटेरियल को या तो हैंड टू हैंड 1 to 1 आदमी खड़ा करके नीचे से ऊपर कर सकते हैं, ऊपर से नीचे कर सकते हैं, नहीं तो हमें जिन पुल्ली का इस्तेमाल करना है। लेकिन मैं कूलिंग टावर में गया, देखा आदमी डिसमेंटल कर रहा है, ऊपर से पाइप फेंक रहा है, वो मटेरियल्स का भी नुकसान है और किसी को भी मिस्टेकली कुछ गलत हो सकता है किसी के साथ। देखिए क्लैंप के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग में बहुत तरह का क्लैंप होता है, सिर्फ एक क्लैंप से काम चल जाएगा, बहुत तरह का क्लैंप की आवश्यकता पड़ती है। देखिए उसका कोड लिखा हुआ है BS 1139 और EN 74 IS 2750 1964। तो कौन कौन सा क्लैंप की आवश्यकता पड़ेगी, देखिए इसमें चित्र में दिखाया गया है, 1 2 3 4 तरह 5 तरह का क्लैंप दिखाया गया है। किसकी क्या वैल्यू है आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। चित्र में एक ब्रेसिंग में यूज किया है, वहां पे चालू क्लैंप यूज किया है, एक ओरिजेंटल से वर्टिकल कनेक्ट करने के लिए फिक्स क्लैंप। एक बॉक्स तरह का दिख रहा है, गोल जैसा, ट्यूब जैसा, वो 2 पाइप को ज्वाइंट करने के लिए, इसको बोलते हैं स्लिप कपलर, इन टू इन कपलर। देखिए राइट एंगल डबल कपलर, इसमें 2 तरह का मटेरियल्स है, ठीक है, एक लाइट ड्यूटी का है, एक हैवी ड्यूटी का है, 2 टाइप्स का मटेरियल्स है। इसको राइट एंगल डबल कपलर बोलते हैं, जिसको आप बोलचाल में फिक्स क्लैंप बोलता है, फिक्स क्लैंप बोलता है ना। देखिए इन टू इन कपलर, इसको स्लिप कपलर बोलते हैं। अभी मैंने बताया ट्यूबलर वाला स्कैफोल्डिंग में कभी कभी हमको पाइप जोड़ने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या करता है आप लोग, वो चालू क्लैंप से ही बांध देता है, जो कि वो बिल्कुल गलत है, वो खतरा हो सकता है, वो एज पर स्टैंडर्ड बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप भी मजबूर है करने के लिए, लेकिन वो गलत है। ये क्लैंप आपको दिखाया गया है, यही यूज किया जाता है, जिसको क्या नाम है, स्लिप कपलर। कुछ लोगों ने देखा होगा शायद किसी दूसरे प्लांट में, या फिर कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। हाँ ये भी है एक, ये भी सेम काम के लिए है, इन टू इन ज्वाइन करने के लिए, ट्यूब को जोड़ने के लिए। लेकिन अब ये क्योंकि ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इससे खतरा हो सकता है, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। अभी ये वाला क्लैंप मोस्टली यूज होता है, इसको स्लिप कपलर बोलते हैं, क्लैंप बोलते हैं, और इसको स्पीगॉट या ज्वाइंट पिन बोलते हैं। स्विवेल क्लैंप, इसको ये कौन सा है बताओ, चालू क्लैंप। कोई भी एंगल्स में ब्रेसिंग मारना है, कितना भी डिग्री में मारना है, तो ये क्लैंप हम यूज कर सकते हैं। 360 डिग्री में राउंड हो जाता है। ये हाफ कपलर है, ये कहीं कहीं यूज होता है, मैंने भी कहीं अभी तक नहीं देखा है। लैडर्स क्लैंप, एल्युमिनियम लैडर्स को जब भाड़ा बनाएगा तो एक्सेस हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे पास लैडर्स क्लैंप होगा तब तो, नहीं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, रस्सी से बांध दे रहा है, वो गलत है। एज पर स्टैंडर्ड वो गलत है, रस्सी से नहीं बांधना है। हमारे पास ये वाला क्लैंप होना चाहिए जो आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। इसको हम बटरफ्लाई कपलर भी बोलते हैं, टेक्निकल नाम। बीम क्लैंप मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले,
हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, हैंगिंग बोले तो झूला स्कैफोल्डिंग जो मैकेनिकल में यूज होता है, तो वहाँ पे हमारे पास ये बीम क्लैंप होगा, तभी हम झूला वाला स्कैफोल्डिंग, हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, जिसका नीचे से कोई सपोर्ट नहीं होता है, और जो बीम होता है मैकेनिकल का स्ट्रक्चर का, उसमें बीम क्लैंप को फिक्स करके उसी में ट्यूब को डालते हैं, और दोनों तरफ डालना है, सिंगल नहीं यूज करना है। समझ में आया? देखिए इसमें स्कैफोल्डिंग का एक बहुत बड़ा चित्र दिखाई दे रहा है। एक रूम है, एक मकान है, वो बाल के चारों तरफ लगा हुआ है ना। ये घर है या रूम हो सकता है, एक रूम का कमरा है या फिर घर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, उसके चारों तरफ में ये लगा हुआ है, लेकिन दो साइड दिख रहा है ना। इसमें ब्रेसिंग्स है, हैंडल्स है, गार्डरेल्स है, स्कैफोल्डिंग प्लैंक्स है, सोल प्लेट है, बेस प्लेट है, ब्रेसिंग्स है, सब कुछ इसमें है, सबका अलग अलग नाम है इसमें दिखाया गया है। देखिए लिफ्ट और किकर लिफ्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया, लिफ्ट हाइट इसके बारे में बताया। वे लेंथ किसको बोलते हैं? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर जगह पे एक तरह का स्कैफोल्डिंग नहीं लगा सकते हैं। एक अच्छा वाला स्कैफोल्डर को पता होगा कि कहाँ पे कौन सा स्कैफोल्डिंग लगेगा, और बिटवीन द टू स्टैंडर्ड, दो वर्टिकल, दो पाइप के दूरी में कितना होना चाहिए, वो कौन सा काम है, वो प्लेटफॉर्म पर कितना आदमी काम करने जाएगा, कितना मटेरियल्स का लोड आएगा। समझ में आ रहा है? वो कैसे पता करेंगे? स्कैफोल्डिंग में बहुत तरह का लोड ड्यूटी होता है, लोड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। उस पे एक आदमी काम करने जाने वाला है, 6 आदमी जाएगा काम करने के लिए। अगर किसी स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म पे 2 आदमी काम करने के लिए जा रहा है, और एक पे 10 आदमी एक ही साथ जाने वाला है, और साथ में मटेरियल्स भी, तो वो स्कैफोल्डिंग हमें मजबूत बनाना पड़ेगा। मजबूत कैसे होगा? कहीं कहीं हम 2 मीटर पे वर्टिकल डालते हैं, कहीं 2.4 मीटर पे भी डालते हैं, कहीं कहीं हमको 1 ही मीटर पे डालना पड़ेगा, क्योंकि उस पे लोड ज्यादा आने वाला है। समझ में आ रहा है? तो वे लेंथ उसी को बोलते हैं, बिटवीन द टू स्टैंडर्ड डिस्टेंस, बिटवीन द दो वर्टिकल के बीच की दूरी। कोई भी स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए जा रहे हो, 2 वर्टिकल की दूरी 2.4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हैवी ड्यूटी हो या लाइट ड्यूटी हो। समझ में आ रहा है? कभी भी 2.4 से ज्यादा उसका बेस नहीं रखना है, डिस्टेंस नहीं रखना है। यहाँ पे हम मोस्टली कौन सा यूज करते हैं? हैवी ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी। स्पेशल पर्पज जब कंक्रीट करते हैं ना, कंक्रीट, ये छत का ढलाई करना है, नीचे में स्टेजिंग करते हैं स्कैफोल्डिंग का, तो क्या हो गया? स्पेशल पर्पज, क्योंकि उस पर डायरेक्ट मटेरियल का लोड पड़ने वाला है। तो कौन सा स्कैफोल्डिंग यूज करते हैं? कपलॉक वाला, हैवी मटेरियल्स। 1 मीटर से ज्यादा लेजर का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, वर्टिकल का डिस्टेंस, तब तो लोड लेगा। नहीं तो आप एक वर्टिकल वहां डाल देगा, एक वर्टिकल यहाँ डाल देगा, और टिकेगा क्या? वो नीचे आ जाएगा। देखिए नोड पॉइंट किसको बोलते हैं? नोड पॉइंट किसको बोलते हैं? जंक्शन किसको बोलते हैं? जंक्शन। किधर का रहने वाला है आप लोग? सब लोग बंगाल का है? मुगलसराय जंक्शन का नाम सुना है? मुगलसराय जंक्शन, गया जंक्शन, जब बहुत सारा ट्रेन एक ही जगह चार तरफ से सब आके एक ही जगह लगता है, उसी को जंक्शन बोलते हैं ना। अलग अलग रूट के लिए वहां से गाड़ी खुलता है। एक वर्टिकल इधर से भी कनेक्शन उसका आया है, इधर से भी कनेक्शन आया है, ओरिजेंटल पाइप। समझ रहा है? वो देखो चित्र में, देखो एक जगह आके कितना सारा कनेक्शन मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? नोड पॉइंट। ब्रेसिंग जब भी हम लगाते हैं तो हमें नोड पॉइंट में लगाना है। देखो सेकंड वाले पिक्चर में भी दिखा, जो उसमें कपलॉक वाला है, चारों तरफ से पाइप आके एक साथ ज्वाइंट हुआ है ना, तो उसको जंक्शन बोलते हैं, या नोड पॉइंट भी बोल सकते हैं। ब्रेसिंग जब हम मारेंगे तो हमेशा नोड पॉइंट में होना चाहिए, उसके 300 mm के अंदर में। ये वर्टिकल है, ठीक है, मेरा हाथ देख रहा है, ये वर्टिकल है, यहाँ आके ओरिजेंटल ज्वाइंट हुआ है। अब जो ब्रेसिंग डालेंगे तो ये जो ज्वाइंट है इसके 300 mm के अंदर में डालेंगे, फिर वो एस्टेब्लिश होगा, नहीं तो फिर ब्रेसिंग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसको नोड पॉइंट बोलते हैं। समझ में आ गया? ब्रेसिंग, अभी ब्रेसिंग का ही बात कर रहे थे। नोड पॉइंट में ब्रेसिंग को हमेशा नोड पॉइंट में लगाना है। ब्रेसिंग क्यों जरूरी है? बिना ब्रेसिंग के काम चल जाएगा स्कैफोल्डिंग में, भाड़ा में? ब्रेसिंग क्यों लगाते हैं? हिलता डोलता क्यों हिलता डोलता नहीं है ब्रेसिंग मारने पे? सपोर्ट पड़ गया, मजबूती आ गया। अगर आप ऐसी वर्टिकल देके प्लेटफॉर्म डाल दिया तो हिलेगा, आप स्कैफोल्डिंग पे जाएगा तो। लेकिन जब ब्रेसिंग आप उसको, उसका जो पैर होता है वर्टिकल होता है, उसको एंगल में ब्रेसिंग डाल देगा तो क्या होता है? मजबूती प्रदान करेगा, वो स्कैफोल्डिंग कोलैप्स नहीं होगा, हवा भी चलेगा तो स्टेबल रहेगा, स्थायी रहेगा। कोई बहुत ज्यादा जोर से हवा चल गया, बहुत बड़ा स्कैफोल्डिंग आपने बना दिया, बिना ब्रेसिंग का है, उस पर ज्यादा लोड डालना है तो कोलैप्स हो सकता है ना, वो खुद कोलैप्स हो सकता है। लेकिन अब ब्रेसिंग डालेगा तो उसमें मजबूती आएगा, वो पकड़ के रखेगा। समझ में आ गया? इसमें भी बहुत तरह का ब्रेसिंग होता है। देखिए फेस ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग, जिगजैग ब्रेसिंग
होता है ना। देखिए यहाँ पे बडकेज वाला स्कैफोल्डिंग है, वहाँ इसमें वर्टिकल का डिस्टेंस कम है, उसमें वर्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा है ना। वो कम इसलिए है कि ये कम क्यों है, ये ज्यादा हैवी स्कैफोल्डिंग नहीं है, इस पे ज्यादा लोड नहीं पड़ने वाला है, उसमें ज्यादा लोड पड़ने वाला है, इसके लिए उसका डिस्टेंस कम है। ब्रेसिंग का तरीका भी अलग है। देखिए इसमें एक फेस ब्रेसिंग है, उसमें जिगजैग की तरह मारा है। देखिए ये सिविल्स का या स्ट्रक्चर का एक कॉलम है, उसमें इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग बना है जिसका 2 वर्टिकल दिख रहा है ना। इसमें देखिए इसमें डॉगलेग ब्रेसिंग, वन वे ब्रेसिंग, 3 तरह से यहाँ पे ब्रेसिंग दिया गया है। तीनों का काम सेम ही है, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए ब्रेसिंग मारने का। दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है वहां पे चित्र में। प्लान ब्रेसिंग किसको बोलते हैं, बोलिए। सबका साइन हो गया। आप सुपरवाइजर हैं, हेलो अमित, वो नया है क्या, वो स्कैफोल्डिंग का पता है आपको? आप सुपरवाइजर हैं स्कैफोल्डिंग का, मतलब भाड़ा का पता है, समझ में आ रहा है आपको? तो कुछ पूछते नहीं है, बताते नहीं है। ओके ठीक है बेटी। प्लान ब्रेसिंग यहाँ पे आप मोबाइल स्कैफोल्डिंग बनाएगा तो प्लेटफॉर्म के नीचे में लगता है। और देखो ये फ्रेमिंग किया हुआ है प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म के नीचे में लगा है। एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, उसमें भी लगा है। अब विदेश में जाएगा तो प्लान ब्रेसिंग हर प्लेटफॉर्म में होता है, किसी भी तरह का स्कैफोल्डिंग है। ये टेबल है ना, ये स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म है, इसके नीचे में क्रॉस डालेगा, क्रॉस करके। ये प्लेटफॉर्म है तो इसको यहाँ से ऐसे डालेगा, कैसे डालेगा, ठीक है। चित्र में दिखाई दे रहा है ना, ये प्लेटफॉर्म है स्कैफोल्डिंग का, ठीक है, काम करने वाला। क्रॉस ऐसे डालेगा, ऐसे डालेगा। ये विदेश में आप काम करने जाएगा ना तो हर स्कैफोल्डिंग में प्लान ब्रेसिंग होता है। हम स्कैफोल्डिंग को कितना मजबूत कर सकते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब सिर्फ भाड़ा बनाने का मतलब भाड़ा नहीं बना दिया, टेक्निकल तौर पर वो सही होना चाहिए। यहाँ मैं आता हूँ, देखता हूँ उल्टा पुल्टा आप लोग बनाता है, सही से बनाता भी नहीं, जाके काम करता है। एक तो मटेरियल सही नहीं है, कुछ गलती आप लोग भी करता है, कुछ गलती आपका मैनेजमेंट का भी रहता है, जिस तरह का मटेरियल नहीं है। लेकिन जो मटेरियल्स आपके पास है उसी में हम कितना अच्छा कर सकते हैं, ये हमको देखना है ना। कितना मजबूत कर सकते हैं, कितना सपोर्ट डाल सकते हैं, कितना ब्रेसिंग डाल सकते हैं, कितना हैंडल। जो प्लेटफॉर्म बन गया तो हैंडल गार्डल बराबर होना चाहिए। आदमी काम करने के लिए जाए तो सेफ फील करे, सुरक्षित फील करे, कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि घर पर छत बना देते हैं, आपका बच्चा ऊपर खेलने जाता था, डरता है कि नहीं डरता है कि कहीं गिर न जाए। तो सेम चीज स्कैफोल्डिंग में भी लागू होता है। समझ में आया? लैडर्स, देखिए लैडर्स इसी तरह का होता है। भाड़ा वाला लैडर इस तरह का होता है, रेड वाला होता है, व्हाइट वाला होता है। रेड वाला भी लगा सकते हैं, रेड वाला नहीं लगा सकते हैं ना, उसमें देखिए फोल्ड, उसमें 2 तरफ फोल्ड पोर्टेबल लैडर्स है। स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म में हमेशा ये लैडर चलता है। ये जो एल्युमिनियम वाला दिख रहा है आपको, लैडर लगाने का तरीका देखिए, यहाँ पे लैडर लगाने का तरीका बताया गया है। लैडर को हमेशा 75 डिग्री में यूज करते हैं। एंगल्स 75 डिग्री बोले तो स्कैफोल्डिंग में सीधा नहीं लगाना है, एंगल ऐसे लगाना है, थोड़ा पैरेलल करके। समझ में आ गया? अब कई 75 डिग्री कैसे पता चलेगा? हाँ, हाथ से ऐसे करेंगे। अब डिपेंड करता है कि स्कैफोल्डिंग का लैडर का हाइट क्या है और प्लेटफॉर्म का हाइट क्या है। अगर 6 मीटर पे प्लेटफॉर्म है तो ऐसे कितना होगा, 4:1, 1.5 मीटर ओरिजेंटल। 4 मीटर का है तो 1 मीटर ओरिजेंटल करेंगे तो 75 डिग्री में आ जाएगा। समझ में आ गया? लैडर पर चढ़ते समय रंग्स और स्टेल किसको बोलते हैं? लैडर्स का साइड वाला पार्ट जो वर्टिकल होता है, इसको स्टेल बोलते हैं। और जिस पे पैर रख के ऊपर नीचे उतरते हैं स्टेप्स को रंग्स बोलते हैं। तो रंग्स, और एक हाथ में रंग्स होना चाहिए, एक हाथ में स्टेल होना चाहिए। देखिए आदमी चढ़ रहा है प्लेटफॉर्म पे, पैर रखा है, सही है ना उसका तरीका? हाँ सही है ना? उसको क्या बोलते हैं? 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आपके जब आप लैडर से जब आप नीचे आ रहे होते, भाई सबका ध्यान इधर होना चाहिए। लैडर से जब हम उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो हमारा हाथ फ्री होना चाहिए, कोई भी मटेरियल साथ में नहीं होना चाहिए। उसके बाद हो गया सबका, एक हाथ में स्टेल, एक हाथ में रंग्स, जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है ना। आदमी चढ़ रहा है, चढ़ने का वो तरीका सही है, उसको बोलते हैं 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कुछ लोग मटेरियल लेके चढ़ जाता है, मटेरियल लेके उतरता है, वो गलत है, बिल्कुल ऐसा अलाउड नहीं है। कुछ लोग सिर्फ रंग्स पकड़ के ही चढ़ता है, वो भी गलत है, वो सही पोजीशन नहीं बनेगा, ज्यादा आपको भार पड़ेगा चढ़ने में। और लैडर जब स्ट्रेट होगा 90 डिग्री में तो भी आपके ऊपर ज्यादा लोड पड़ेगा, आपका सांस फूलेगा, अगर 75 डिग्री में एंगल में नहीं लगा होगा तो। समझ में आया? देखिए स्कैफोल्डिंग जाली का दिखाया गया है फोटो। देखिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो दिखाया गया है ना। प्लेटफॉर्म डाला है, उसके 3 साइड से उसमें हैंडल डाला है, जिसमें आपको टॉ गार्ड दिख रहा है, मिड रेल दिख रहा है, टॉप रेल दिख रहा है ना। अब हम जानते हैं कि इसका क्या डिस्टेंस, कितना मीटर पे लगाना है। देखिए टॉप रेल, मिड रेल, टॉप गार्ड लिखा भी है,
टॉप रेल, मिड रेल, टॉप वार्ड मिल के क्या हो गया, गार्ड रेल। प्लेटफॉर्म का टोटल गार्ड रेल हो गया, जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, टॉप रेल, मिड रेल एंड टॉ गार्ड्स। टॉ गार्ड क्यों चाहिए, जो प्लेटफॉर्म पर ये प्लेटफॉर्म है इसको टॉ गार्ड से क्यों लगा होना चाहिए। आपका पैर भी बाहर निकल सकता है मिस्टेक से, अगर कुछ मटेरियल्स रखा है पैर से लगने के बाद गिरेगा तो उससे बचाएगा। कोई नीचे में आदमी होगा तो उसको चोट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है मटेरियल गिरने के बाद, मौत भी हो सकता है। वो कितना होना चाहिए, उसका हाइट कितना होना चाहिए, 150 mm होना चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम आप थोड़ा ज्यादा रख सकता है, लेकिन मिनिमम 150 से नीचे नहीं होना चाहिए। मिड रेल 450 से 600 तक रख सकते हैं, 50 mm इधर उधर चलेगा, 450 से 600 mm। टॉप रेल 950 से 900 से 1200 तक, 950 से 1200 तक चलेगा। बहुत तरह का एडिशनल सपोर्ट्स, बहुत तरह का एडिशनल सपोर्ट बोले तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्काफोल्डिंग बनाया है, किस काम के लिए बनाया है, किसका उस पर कितना लोड आ रहा है। बाल 20 मीटर्स का है, स्काफोल्डिंग अब लगा दिया, वो अस्थायी रह जाएगा। 2 वर्टिकल डाल के एक साइड से लंबा उसको खड़ा कर दिया 20 मीटर तक, वो अस्थायी रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा ना। तो उसके लिए हमें टाई वाई मारने के, ब्रेसिंग टाइज, उसको कहीं ना कहीं लॉक करने की आवश्यकता होता है। तो जिसमें से एक रैकर्स टाई आपको दिखाया गया है, देखिए वो वाल में स्काफोल्डिंग लगा है, उसको रैकर्स टाई मार के उसका सपोर्ट दिया है ताकि वो स्काफोल्डिंग कोलैप्स ना हो जाए, गिर ना जाए। समझ में आ रहा है। देखिए टाइज, इसमें 2 टाइज है, एक को मान लेते हैं सिविल्स का कॉलम है, एक को मान लेते हैं स्ट्रक्चर का। 2 तरह का है ना, एक सिविल्स का कॉलम है, एक स्ट्रक्चर का है। उसको फ्रेमिंग किया है, प्लेटफॉर्म भी नहीं डाला है, देखो उसमें चारों तरफ से लॉक किया है, चारों तरफ से लॉक किया है ना कॉलम में, तो उसका फोल्डिंग गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा, क्योंकि वो लॉक किया हुआ है। उसको क्या बोलते हैं, बॉक्स टाई। बॉक्स टाई है ना, वो बॉक्स के अंदर में डाला है, चारों बगल से हॉरिजॉन्टल डाल के लॉक किया है, फिक्स क्लैंप लगा के। समझ में आ रहा है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था लोड ड्यूटी, लोड का क्या महत्व है, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी। लाइट ड्यूटी स्काफोल्ड, मीडियम ड्यूटी स्काफोल्ड, हैवी ड्यूटी स्काफोल्ड, स्पेशल ड्यूटी। कैसे पता चलेगा कि ये लाइट ड्यूटी स्काफोल्डिंग है, लाइट वाला भरा है, कैसे पता चलेगा भाई। लाइट ड्यूटी स्काफोल्डिंग है, कैसे पता चलेगा, बोलिए। शर्माना नहीं है, जो भी आता है जिसको समझ में आ रहा है बताएगा। अभी मैंने पहले ये सब चीज बता दिया है। लाइट ड्यूटी स्काफोल्डिंग, मीडियम ड्यूटी स्काफोल्डिंग, हैवी ड्यूटी स्काफोल्डिंग, कैसे पता चलेगा। हाँ वेट कैरी कर सके तो उसको कैसे हम पता करेंगे कि लाइट ड्यूटी है, हैवी ड्यूटी है। अभी तो मैंने बताया ना सबको पहले, वो 2 वर्टिकल के बीच के दूरी से पता चलेगा ना। 2 वर्टिकल के बीच का दूरी, 2 पाइप खड़ा किया उसके बीच का दूरी, उसका फोल्डिंग में वही उसी से पता चलेगा। जैसे मैंने आपको बताया छत का रूफ का ढलाई करना है तो उसमें कौन सा ड्यूटी लगेगा, स्पेशल ड्यूटी। 1 मीटर से ज्यादा वर्टिकल का डिस्टेंस 800 में भी रख सकते हैं, क्योंकि उस पर पूरा कंक्रीट का माल आएगा, स्टेजिंग किया है। तो द बेस्ट वे टू लोड द स्काफोल्ड, स्काफोल्डिंग पे हमें मटेरियल्स भी ले जाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे जोड़ाई करना है या प्लास्टर वर्क करना है, तो वहाँ पे आप मटेरियल्स लेके जाओगे ना, तो मटेरियल्स रखने का तरीका आपका सही होना चाहिए प्लेटफॉर्म पे। वो भी जिस ड्यूटी का स्काफोल्ड है उसी से उसके अकॉर्डिंग रखना है, नहीं तो वहाँ पे 1 टन का लोड है और वहाँ पे 10 टन ला के डाल देगा तो कोलैप्स हो जाएगा ना। देखो नीचे में एक चित्र दिखाया गया है, एक ही जगह पे बहुत सारा मटेरियल्स डाल दिया है, प्लेटफॉर्म बेंड हो गया, कोलैप्स हो रहा है ना। जब मटेरियल्स उस तरह से कोलैप्स होगा तो मटेरियल किसी आदमी के ऊपर गिरेगा, आदमी भी गिर सकता है, तो किसी को भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस तरह से मटेरियल्स रखना अलाउड नहीं है। ऊपर में 2 चित्र दिखाया गया है, कौन सा सही है बता, कौन सा गलत है। एक उस तरफ नीचे वाला तो गलत है, मैंने आपको समझा दिया क्यों गलत है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। ऊपर वाला कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्यों ये वाला क्यों सही नहीं है। कितना आदमी बोलता है दोनों सही है, या कितना आदमी बोलता है एक सही है गलत है, बोलो हाथ उठाएगा। हम बोलते हैं कि दोनों सही है। देखिए उसमें 3 वर्टिकल्स है, 3 वर्टिकल है ना, इसमें 2 वर्टिकल्स है, ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन इसमें मटेरियल एक ही जगह ज्यादा नहीं रखा है, वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। ये प्लेटफॉर्म है, 2 ईंट यहाँ रखेगा, 2 ईंट यहाँ रखेगा, 2 ईंट यहाँ रखेगा, तो लोड डिवाइड हो गया। एक ही जगह अगर 10 ईंट डाल देगा तो कोलैप्स हो सकता है ना। तो वर्टिकल्स 2 है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट करके लोड रखा है, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा बेटर वो है क्योंकि उसमें वर्टिकल ज्यादा है और उसका जो लोड दिया गया है वो सीधा जो मेन सपोर्ट है उसके ठीक ऊपर, क्योंकि वहाँ पे और लेजर ट्रांजम का कनेक्शन वहीं पे है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये भी सही है वो भी सही है, लेकिन ज्यादा बेटर अगर उस तरह से रखेंगे तो ज्यादा बेटर
वो है। अगर इस तरह से रखेंगे तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा, लेकिन उसका कैपेसिटी जो प्लेटफॉर्म का है उसी हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अस्का फोल्डिंग बनाने से पहले हमें क्या क्या देखना चाहिए? अस्का फोल्डिंग बनाने से पहले एक 4-5 आदमी का आपका गैंग है, आपका सुपरवाइजर बोला यहाँ पे सरिया शटरिंग या फिर पेंटिंग का काम होने वाला है, आप अस्का फोल्डिंग इस तरह का हमको चाहिए बनाइए। आप जाके क्या क्या देखेंगे, क्या क्या प्लानिंग करेंगे आप? और सबसे पहले आप अपने सुपरवाइजर के साथ जाएंगे। आप लोग 5 आदमी, उसमें से 2-3 ज़्यादा नॉलेज वाला होगा, सीनियर्स होगा, वो जाके सुपरवाइजर को बोलेंगे सर कहाँ पे काम है मुझे बता दीजिए, दिखाइए। सुपरवाइजर आपको जाके दिखाएगा इस तरह का अस्का फोल्डिंग इस तरह का काम के लिए मुझे चाहिए, इतना मीटर का होना चाहिए, इतना मीटर हाइट होना चाहिए, इतना चौड़ाई होना चाहिए, इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आप जाके देखेगा, अंदाज़ा लगाएगा यहाँ पे कितना मटेरियल्स लगेगा। सबसे पहले देखेगा कि यहाँ पे साइट कंडीशंस क्या है, उसका लेवल्स कैसा है, जिस काम के लिए बोल रहा है बनाने के लिए कौन सा तरह का अस्का फोल्डिंग आएगा, वो लाइट ड्यूटी होगा, हैवी ड्यूटी होगा, ये भी देखना पड़ेगा ना, कितना मटेरियल्स आएगा, उसके आसपास और क्या क्या काम चल रहा है वो भी देखना है। आपको पता चल गया कि चलो समझ में आ गया इस तरह का अस्का फोल्डिंग यहाँ पे चाहिए। अब हम मटेरियल्स प्लानिंग करेगा, जहाँ भी मटेरियल स्टोरेज होगा वहाँ से हम मटेरियल्स लेके आके रखेगा, अपना टीम को लेके आएगा, समझाएगा, काम स्टार्ट करेगा। काम स्टार्ट करने से पहले और क्या क्या हमें देखना है, आपके पास साइनेज बोर्ड होना चाहिए, एरिया बैरिकेड होना चाहिए, ये भी करना है ना। कम से कम जहाँ पे अस्का फोल्डिंग का काम हो रहा है अराउंड 2 मीटर 3 मीटर उसका बैरिकेशन होना चाहिए वहाँ पे बोर्ड, ताकि वो आसपास आदमी जाए तो उसको पता चले यहाँ पे ऊंचाई का काम, खतरा का काम, अस्का फोल्डिंग का काम चल रहा है। फिर आप अस्का फोल्डिंग का फ्रेमिंग स्टार्ट करेगा, फिर उसका लेवल देखेगा कैसा है, उसको कॉम्पैक्ट करेगा। मटेरियल्स जो आप ला के रखेगा, ऐसा नहीं कि 4 गो वहाँ फेंक दिए, 5 गो वहाँ फेंक दिए, क्लैम 2 पाइप वहाँ फेंक दिए, उसको अच्छे से सेग्रीगेट करके सजा के रखना है। हाउस कीपिंग आपका एरिया का बिल्कुल सही होना चाहिए, रखने का तरीका सही होना चाहिए मटेरियल्स का। समझ में आया? मटेरियल्स को ऊपर कैसे लेके जाना है, कैसे नीचे लेके आना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके पास सारा टूल्स होना चाहिए, टूल्स डैमेज नहीं होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर पीपी होना चाहिए, आपके पास हाइट में जाना है तो हार्नेस जरूर होना चाहिए, और एंकरिंग भी करने का साधन आपको बनाना है। समझ में आया? कुछ ऐसा जगह है पे जहाँ जाने का रास्ता नहीं हो तो आपको रास्ता भी बनाना पड़ेगा, एक्सेस भी बनाना पड़ेगा ना। हाँ, अस्का फोल्डिंग बनाएंगे तो बहुत तरह का खतरा है ना अस्का फोल्डिंग में। सबसे ज्यादा खतरा अस्का फोल्डिंग बनाते समय और खोलते समय है, भाड़ा बनाते समय और खोलते समय सबसे ज्यादा खतरा है। तो अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। अस्का फोल्डिंग हाई पोटेंशियल हजार्ड। हाई पोटेंशियल हजार्ड किसको बोलते हैं? जिस काम में सबसे ज्यादा खतरा हो उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल हजार्ड। एक छोटी सी गलती किसी का भी जान ले सकता है, ये बहुत बड़ा घटना को आमंत्रित बुलावा दे सकता है। तो अस्का फोल्डिंग भी, भाड़ा भी इसी तरह का काम है। एक छोटा मिस्टेक बहुत बड़ा गलती हो सकती है, इसीलिए अस्का फोल्डिंग का काम करते समय बहुत ही सावधानी के साथ करने की जरूरत है। हम अस्का फोल्डिंग खुद अपनी हाथों से बनाते हैं ना, अपना हाथ से बनाते हैं। वो 6 मीटर्स का भी बनाते हैं, 3 मीटर्स का भी बनाते हैं, नहीं तो 20 मीटर्स का भी, नहीं तो 50 मीटर हाइट पर भी जाके बनाते हैं नहीं बनाते हैं। यहाँ पे हो सकता है ज्यादा हाइट नहीं होगा, किसी और प्लांट में अब जाएगा, हो सकता है 100 मीटर्स पे भी जाकर इसका फोल्डिंग बनाना पड़े। तो कहने का मतलब है कि एक छोटी सी गलती, अब बोलेगा कि ये तो हम अपनी काम अपनी हाथ से करते हैं, हाइड्रा क्रेन का इस्तेमाल होता है। बहुत सारा ऐसा काम है जिसमें हाइड्रा क्रेन इस्तेमाल होता है ना, बड़ा बड़ा स्पूल स्ट्रक्चर्स का, मैकेनिकल्स का, पाइप का उठता है, उसको फिटिंग किया जाता है, लाइफ लाइन अरेंजमेंट वगैरह करना पड़ता है, क्रेन से मटेरियल्स को वहाँ पे इंस्टॉल करता है। ये तो हम अपने हाथ से करते हैं, एक इसमें कहाँ खतरा है? ऐसा है क्या? कितना लोग मानता है कि अस्का फोल्डिंग का काम बहुत आसान है, कितना लोग मानता है कि अस्का फोल्डिंग का काम इजी है, कितना लोग के लिए मुश्किल है, कितना लोग के लिए आसान है? और आदमी उठ के चला गया क्या? कुर्सी खाली दिख रहा है, बोलिए। वो मैं कर देगा। पेन है क्या? पेन है, 5 तारीख हो गया, उसमें है। 1-2 फोटो बढ़िया निकालो ना, 2-3। हाँ, नहीं हो रहा है, खत्म करिए। नहीं, इधर वाला बंद कर दो, उधर वाला खाली चलाओ, इधर वाला बंद कर दो। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला बंद करो, नहीं वो वाला चलाओ। हाँ, अब फोटो निकाल सकता है। थोड़ा नजदीक से, अलग अलग एंगल से थोड़ा निकालने का, सामने से भी 1-2। देखिए यहाँ पे अस्का फोल्डिंग टैग है, ये लास्ट आपका है, अस्का फोल्डिंग टैग्स दिखाई दे रहा है।
ग्रीन, रेड एंड येलो। सामने से निकालो एक दो, सामने से एक दो, एक फोटो दूर का, एक थोड़ा नजदीक का, मेरा थोड़ा पूरा आने का, बर्कर के साथ, ऐसा नहीं कि थोड़ा बर्कर भी आना चाहिए। हाँ, थोड़ा मेरा आने का, पूरा फेस क्लियर आने का। तो इसमें आपको टैग दिखाया गया है। टैग में किसका क्या वैल्यू है। रेड टैग कब लगाते हैं? रेड का मतलब खतरा ही होता है, कहीं भी रेड का मतलब खतरा ही होता है ना। तो जब भी हम स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए जाएंगे, 4 वर्टिकल खड़ा करने के बाद रेड टैग होना चाहिए। उसके साथ साथ जब स्कैफोल्डिंग बना देगा, आपका स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर आकर चेक करेगा, वो ग्रीन टैग लगाएगा। सिर्फ आपका काम है रेड टैग लगाना। ग्रीन टैग लग गया यानी स्कैफोल्डिंग सुरक्षित है, उस पर जाके आदमी काम कर सकता है। ओके ना। फिर भी ग्रीन टैग लगने के बाद भी जो काम करने के लिए जाएगा, वो अपना आंख से देखेगा क्या गलत है क्या सही है। ऐसा नहीं ग्रीन टैग लग गया तो सब सही है। हाउस कीपिंग बराबर होना चाहिए आपके एरिया का जिधर आप काम करेगा। बाकी आपका कुछ काम है जो आपका सुपरवाइजर इंस्पेक्टर देखेगा, चेकलिस्ट बनाएगा टैग का, स्कैफोल्डिंग का, रजिस्टर मेंटेन करेगा। आपको जो नहीं पता है आप उनसे पूछ सकता है, वो आपको सजेस्ट करेगा। कैसा लगा ट्रेनिंग? सबको सीखने को मिला कि जानता था सब कुछ आप लोग? तो अभी आप लोग साइट पर जाएगा काम करने के लिए, अच्छे से काम करेगा। लाइफ लाइन्स, हमें लाइफ लाइन्स की आवश्यकता पड़ती है स्कैफोल्डिंग में। कहीं ये स्कैफोल्डिंग सही है गलत है? कैसे गलत है? एक्सेस नहीं है, सही से जाली नहीं डाला है, गलत है ना। ब्रेसिंग नहीं है, वो पीछे वाला आदमी बोल रहा है सही है। देखो इसमें क्या गलत है? हाँ, जाली बराबर डाला नहीं है, होल है प्लेटफॉर्म में, आदमी गिर सकता है। इसमें गलत है सही है? हाँ, इसमें भी देखो एक्सेस, देखो ये आदमी ऊपर आ रहा है, देखो सही है गलत है? गलत है ना। बीच में पाइप आ रहा है, वो आदमी एक हाथ से ऊपर चढ़ रहा है, एक हाथ में मटेरियल कुछ लिया हुआ है, ऐसे चढ़ना है क्या? ये भी गलत है ना। ओके, थैंक यू।